वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और हमारे खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में आज हम करेंगे जो चुनाव हुए हैं वोटों का गुणा भाग। जी हाँ, लगातार हर किसी की नज़र थी कल के नतीजों पर और जो नतीजा है वो भी चौंकाने वाले। कहीं झाड़ू चली और कहीं कमल ने सबका सफाया कर दिया। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इंद्रेश कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ राजेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब से। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। मैं सबसे पहले राकेश शुक्ला जी आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांटे का संघर्ष है और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर भी बड़ी बातें हो रही थी, चाहे वो किसान मुद्दा हो या उसके अलावा कानून व्यवस्था की बात थी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर जो बयान प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप चले और अलग अलग तरीके के बयान आए, उससे लेकर चुनाव बड़ा रोचक बना हुआ था। लेकिन जो कांटा था वो कांटा तो कहीं दिखा ही नहीं। ये तो एकदम सफाया लगता है पूरा का पूरा। कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे आप जी? हाँ संजय भैया, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थितियां मतलब मतदान से एक महीने पहले थी, उससे ये जरूर लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ा मुकाबला रोचक होने वाला है। उसका कारण ये था कि जिस तरीके से अखिलेश जी वहां पे अपने बंदोबस्त कर रहे थे जातिगत समीकरण का, और क्षेत्रीय दलों को मिला के वो ओबीसी और मुस्लिम ये दोनों का एक बुके बना रहे थे चुनाव के लिए। जी लेकिन लेकिन बाद में हुआ ये कि जो ओबीसी वोट है, ओबीसी वोट अखिलेश जी के पास से छिटक गया, दलित वोट जो है वो मायावती जी के पास से छिटक गया, और ये दोनों वोटें चली आई। सीधे सीधे आप देखिए जो आंकड़ा है उससे साफ हो रहा है कि ये दोनों वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए हैं। और उसके पीछे कारण दो है, एक विकासवाद और एक राष्ट्रवाद। जी। विकासवाद के मुद्दे पे आपका दलित, ओबीसी, गरीब वर्ग, निचला वर्ग ये सारा वोट गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और राष्ट्रवाद के नाम पर वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है जो कहीं ना कहीं एक खास वर्ग की तरफ से प्रताड़ित था। उसको लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसके सरकार के समय पर हम प्रताड़ना से बच सकते हैं। और ये आपका दोनों ऐसा मुद्दा था, चाहे राशन का हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। इसके चलते जो गरीब वर्ग था उसको ये लग रहा था कम से कम रहने और भोजन का प्रबंधन तो योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में था। अच्छा दूसरा, राकेश भाई, जो ये भी कहा बुलडोजर। गया, ये मुद्दा भी चला। उसके अलावा एक बात और बहुत बड़ी बात थी कि एक कहा जी गया कि कुछ जाति विशेष जो लोग हैं वो नाराज हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मौर्य आपसे बहुत नाराज है, मैं जा रहा हूं। उधर ब्राह्मण को लेकर एक लगातार ये बात चलती रही कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज है योगी जी से। इस तरीके की बातें भी आई कि इस बार भाजपा नहीं, और भी बहुत सारी चीजें चली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ चला विकास, शायद इस तरीके की जो जो लोग अब बोल रहे हैं और महिला मतदाता, उसे लेकर भी हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप जी? जी, तो संजय जी मैं वही कह रहा था कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि भाई पिछड़े वर्ग में मौर्य समाज नाराज है, जी कुछ लोगों ने कहा कि ब्राह्मण समाज नाराज है। देखिए समीकरण के हिसाब से आप देखिए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा नहीं सकते थे। कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी कि ये वोट उसके साथ जाते। ऐसे में ये जो एक माहौल तैयार किया गया कि ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य ये नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, ये एक तरह से स्ट्रेटेजी थी वोटों में बिखराव पैदा करने की। रही बात महिलाओं की, तो देखिए महिला वोट मिलने के कई कारण हैं। उनमें सबसे मूल कारण ये है कि आपका कानून व्यवस्था और संरक्षण। मुझे लगता है कि किसी भी समाज की यदि महिला होगी वो कम से कम इस बात का, अपने सम्मान का ध्यान जरूर रखती है। और योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का ही हम उदाहरण लें, वहाँ घर की महिलाओं का निकलना दुश्वार हो गया था 13 से 17 के बीच तक। और 17 के 22 के बीच में देखा जाए तो कम से कम महिलाएं स्वतंत्र रूप से निकल सकती थी। तो महिलाओं के लिए तो एक महिलाओं का जो वर्ग वोट दिया है जो अपने मान सम्मान और संरक्षण को लेकर चिंता कर रहा था। दूसरा, उन महिलाओं के वर्ग ने वोट दिया है जिनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारी थी और उनको दोनों टाइम का राशन मिला।
और तो साथ में राकेश जी, उनके कहीं ना रहने के कहीं लिए ये प्रधानमंत्री ये आवास भी बात है। दिख रही है, जैसा आप बता रहे हैं कि जो महिला मतदाता है उन्होंने प्रियंका से ज्यादा योगी पर भरोसा जताया, क्योंकि महिलाओं की बात लेकर तो वही निकली थी सड़कों पर। जी, तो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना लग रहा है जो आंकड़े हैं और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उससे ये भी प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। वो है तीन तलाक कानून का मुद्दा, क्योंकि वो भी जिस तरीके का शोषण और जिस तरीके की स्थितियों से उनको गुजरना पड़ता था, उस स्थिति से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तीन तलाक कानून लाकर तो कहीं ना कहीं हम कहते चाहे 1 या 2% वोट ही गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं का वोट भी भारतीय जनता चलिए, पार्टी के बिल्कुल, ये पक्ष भी में एक गया। बहुत बड़ी बात है और लगातार इस पर भी चर्चा हो रही है। सब लोग कह भी रहे हैं कि कुछ महिलाएं वहां से भी इस ओर आई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र सिंह जी। पंजाब में झाड़ू चली, राजेंद्र सिंह जी, अगर आप देखें झाड़ू तो चली, लेकिन झाड़ू जब चलती है तो वो कूड़ा कचरा साफ होता है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी झाड़ू ने साफ कर दिए। ऐसा क्या हुआ कि लोग झाड़ू के दीवाने हो गए जी? नहीं, देखिए, झाड़ू के दीवाने इसलिए हो गए कि पंजाब के लोग पहले से ही पीड़ित थे। जी। वो जो उनका ये उनको लग रहा था कि ये जो परंपरागत दल हैं, जो रवायती राजनीति करते हैं, अकाली दल है, कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी को भी उनको सहयोगी दल के रूप में मान लिया जाए, तो उनका कहना था कि ये जो परंपरागत दल हैं, वो पंजाब की समस्याओं का समाधान करने की बजाय वो अपने इस तरीके से चलते हैं कि नेताओं का ही भला हो है। और आम आदमी पीड़ित है। पंजाब का जो पिछड़ापन है वो बढ़ता जा रहा है। पंजाब विकास के रास्ते पर बहुत पीछे चला गया है और आम आदमी को राहत नहीं मिल रही है। तो ये जो पंजाब पहले से पीड़ित था, इसीलिए आम आदमी पार्टी का पंजाब में प्रवेश हुआ जी। 2014 में प्रवेश हुआ, 4 लोकसभा की सीटें मिल गई और फिर जो है विधानसभा के चुनाव जो 17 में आए, तो आम आदमी पार्टी में कुछ अंदरूनी घटनाक्रम ऐसा चला कि उनको लोग चाहते हुए भी फिर बहुमत नहीं दे पाए। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने आप को थोड़ा दुरुस्त किया और जो परंपरागत दलों से लोग परेशान थे, वो उन्होंने पूरा एक संकल्प के साथ इन बड़े दिग्गजों को हराया ताकि अच्छा, ये परंपरागत राजेंद्र जी, एक बात और कही जा रही है राजेंद्र जी कि जो सिद्धू ड्रामा था जो रोज चलता था, क्या उसका भी कुछ असर? क्योंकि ये चर्चा चल रही थी, आज भी हम सुन रहे थे कि एक नाम दिया गया सिद्धू ड्रामा, ये उसका नतीजा है, कांग्रेस पर इंपैक्ट है ये उसका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए जी कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिद्धू ने जो कुछ किया वो सब ठीक ही था। वो तो एक बदलाव की आंधी वह पंजाब में चली हुई थी पहले से जी। और 17 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो गलतियां की, उसकी वजह से सत्ता की बागडोर उनके हाथ में आते आते छूट गई और अब की बार उन्होंने ठीक किया। तो जो संकल्पित जनता थी पंजाब की, जो इन परंपरागत दलों और परंपरागत नेताओं से मुक्ति चाहती थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर इस बार विश्वास किया और उनको पूरा बहुमत दे दिया। तो इसको इसी रूप में देखने की जरूरत है। उस आंधी में अगर सिद्धू का कुछ नेगेटिव योगदान है तो वो झोंके की तरह है। आंधी तो अपने आप में पहले से चली हुई थी जी। अच्छा राजेंद्र जी, ये एक और नई परंपरा अब की बार आई है कि बड़े बड़े मतलब जो दिग्गज हैं, जिनका आप ये कहें कि उनका कहना यह था कि उनके बिना पंजाब की राजनीति संभव नहीं है, और देखिए सभी लोग धराशायी हो गए। ये कैसे हुआ? आखिर इसके पीछे का कौन सा कारण है? इसके पीछे उनका लोगों की मंशा थी जी। ये चर्चाएं पहले से आ रही थी और हम भी भरोसा नहीं कर रहे थे जी। लोग ये कह रहे थे देखना इस बार बड़े बड़े हारेंगे। ये मुझे कहा कम से कम 2-4-10 लोगों ने जी। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन मतगणना चल रही थी उस दिन मुझे अमृतसर के 2-3 लोग मिले जी। जो जब प्रकाश सिंह बादल के हारने का फैसला हुआ नहीं था और कुछ 1-2 और लोगों के हारने का फैसला नहीं हुआ था, वो एडवांस में कह रहे थे कि देखो ये भी हारने वाले जी। तो आप समझिए फिर ये क्या है? ये यही है कि पंजाब की जनता बहुत पहले से संकल्पित थी कि इन दिग्गजों को हराएंगे तभी ये परंपरागत राजनीति है और जो स्वार्थ की राजनीति इसका खात्मा हो। अच्छा, एक और बात यहाँ चल रही थी कि भगवंत मान को जब बनाया चेहरा,
कि सिख चेहरा होगा, इस तरीके के बयान भी आए, क्योंकि उस दौरान यह भी चल रहा था कि इस तरीके की बातें की गई कि शायद केजरीवाल की पंजाब में वापसी हो मतलब पंजाब में वो आ सकते हैं, मुख्यमंत्री अगर बनना है तो पंजाब में वो आ सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी आई। लेकिन इसके उलट जाकर जब उन्होंने वहां पर घोषणा की तो क्या इसका जबरदस्त असर वहां दिखा? नहीं, वो ये चाहते थे पंजाब के लोग कि कोई पंजाबियत कायम रहे और पंजाबी को ही को नेतृत्व मिलना चाहिए सरकार का, ये तो इच्छा थी। और उन्होंने ये एक पॉजिटिव काम किया जो पिछली बार नहीं किया था। जो पिछली बार उन्होंने पंजाब का कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था जी। तो ये गलती भी इन्होंने इस बार दुरुस्त की और भगवंत मान को, जो सिख चेहरा भी है, पंजाबी भी है, और उनको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो पंजाब के लोगों को एक आश्वासन मिला कि बागडोर पंजाब के नेता के हाथ में रहेगी और वो कुशल नेतृत्व से पंजाब को आगे लाने का काम करेंगे और पंजाब की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये उनको भरोसा हो गया। नहीं, बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत सारी आशाएं हैं पंजाब की, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने किया है वो वास्तव में कमाल है और सभी लोग उस पर निगाह रखे हुए हैं। मैं इंद्रेश कोहली जी, बात अगर उत्तराखंड की करें तो वो तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। वहाँ मिथक तो टूटा, लेकिन कुछ मिथक ऐसे हैं जो बने रहे। वहाँ के जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, और हम देख रहे थे आज भी कांग्रेस में जबरदस्त तरीके से आपसी विवाद सामने निकल के आ रहा है, बयान आ रहे हैं एक दूसरे के लिए कि इसने मुझे हराया, इसने उसे हराया, ये सब चल रहा है। क्या कहेंगे आप वहाँ के जो नतीजे आए हैं? और एक और चौंकाने वाली बात कि बसपा ने हरिद्वार जिले में वापसी की है। जी संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वाकई में चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। उम्मीद लग रही थी कांग्रेस को खुद भी कि उनकी सीटें बढ़ेंगी और वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके पीछे यही कारण रहा, जो मुख्य कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस एक कुछ उनको ऐसा लगा कि आसमान से कुछ चीज़ आई है, उसको पकड़ लो, उसको छू लो, और वो दौड़ते दौड़ते सभी नेता उसको छूने की कोशिश कर रहे थे। नीचे ज़मीन में क्या चल रहा है, नीचे ज़मीनी हकीकत क्या है, उसको नहीं देखा उन्होंने, जिस वजह से पूरा इनका कार्यकर्ताओं का जो गठबंधन था, जो नीचे रणनीतिक कार्यक्रम होने थे, वो सारा छिन्न भिन्न हो गया। और आरोप प्रत्यारोप सभी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे थे, सभी कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हों। हर बड़ा नेता अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल कर रहा था। कहीं से भी कोई कंट्रोल्ड रणनीति नहीं थी कि जिससे ये लग सके कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया जा सके। इस पार्टी के जो वक्तव्य आ रहे हैं, जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, उनके ऊपर गंभीरता से आम आदमी सोच सके कि हाँ, इस बार कांग्रेस को साथ लेके चलते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। तो कई सारे जो भूल हुई है कांग्रेस से, या अभी तक जो चला आ रहा है, देश से लेकर के लोकसभा के चुनाव होते हैं पिछली बार जो हुए, उनके रिजल्ट जो आए, उसके बाद भी प्रदेशों में नहीं देखा गया। और उत्तराखंड में यही गलती दोबारा से की गई कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ती रही और कहीं से भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया गया। और इंद्रेश भाई, आप देखेंगे कि जहां मोदी जी ने रैली की, वहां पर तो बुरी तरीके से कांग्रेस को पटकनी दे दी बीजेपी ने। और उसके अलावा योगी जी जहां आए, आप देखिए वहां तो पूरा ही उलटफेर हो गया। तो यानी कि जो उत्तराखंड की जनता है वो कहीं ना कहीं योगी और मोदी में दिख रही है। इस तरीके के जो रिजल्ट है वो सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल संजय भाई, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं देख रहा था लगभग 4-5 दिन पहले, पहाड़ से एक महिला बहुत जोर जोर से एक टीवी रिपोर्टर के सामने चिल्ला रही थी कि मुझे राशन नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये कमी है। तो रिपोर्टर ने कहा कि आप, अच्छा चलो ठीक है, ये समस्या, आप वोट किसको देंगे? उन्होंने कहा वोट तो मैं मोदी को दूंगी। तो आप, वो बिल्कुल ठीक बात है कि मोदी फैक्टर पहाड़ में काम कर रहा है। और पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के लोग ओवरऑल, ये भी देखा गया सबकी तरफ से कि पूरी देश भर में क्या स्थिति है, मोदी जी की क्या रणनीति है, उनकी क्या प्लानिंग है, क्या हमारे देश को लाभ मिला, क्योंकि फौजी बहुल्य हमारा प्रदेश है। तो वो सारी भी चीज़ें देखी गई। और महंगाई या बेरोजगारी मुद्दा, ये सब किनारे हो गया। तो मोदी फैक्टर बिल्कुल काम किया। लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि हमने मोदी को वोट देना है, मोदी की बात हो रही थी, बार बार इस तरह के बयान आ रहे थे सामने। तो वो उसी का लाभ मिला कि मोदी फैक्टर ने बहुत काम किया। क्योंकि अगर आपका ऊपर आका मजबूत है, उसकी रणनीति अच्छी है, जिले का डीएम अगर मजबूती से काम कर रहा है,
खुद आगे बढ़कर आगे आ रहा है तो बाकी उसके मातहत जो हैं वो अपने आप काम करते हैं। तो यही कारण रहा कि भाजपा को वापसी करने में बहुत सहयोग मिला मोदी जी का नाम की वजह से, उनकी रणनीति की वजह से, उनके आने की वजह से, कार्यक्रमों की वजह से, जो उन्होंने बयान दिए यहाँ पर रैलियां आकर की करी, तो एक विश्वास बना, प्रदेश की जनता में एक विश्वास जागृत हुआ कि नहीं है, अभी दिल्ली की सरकार, अभी केंद्र की सरकार है और हमारे को इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को वापस लाके प्रदेश का विकास ही होगा। बाकी जो मुद्दे हैं, अब अगर हम महंगाई की बात करें, वो कांग्रेस के आने से कम तो हो नहीं जाएगी, आप सभी जानते हैं जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो वो चीज़ें कम नहीं होंगी, लेकिन जो विकास है जो लगातार होना चाहिए, सुरक्षा जो है वो लगातार मिलनी चाहिए, शिक्षा है या और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर तो प्रयास तो जारी है। आज भी बात होती है कि देहरादून से दिल्ली जाना है तो बहुत अच्छा सिस्टम बन चुका है, सड़कों का मार्ग, सड़कें दुरुस्त हो चुकी हैं, पहाड़ में सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो यही सारे कारण होते हैं। फिर आपका जो बड़ा नेता है केंद्र में बैठा हुआ, उनके ऊपर विश्वास, ये विश्वास कांग्रेस क्यों नहीं कायम कर सकी। ऐसे यूपी में जब मिला तो वहाँ पर उन्होंने कायम किया, योगी जी ने, बुलडोजर इज बैक। वो विश्वास कहाँ से आया? वो एक परिवार ने जो ईवीएम का बटन दबाया तो वो उसके मन में उस समय क्या चल रहा था, ना तो उसको कोई ये बहुत बड़ी बात है कि दिखाई दिया उस समय, इस बार ना कुछ और दिखाई दिया। विकास का मुद्दा चला। राहुल लाल जी, जी देखिए राहुल भाई, बहुत सारी चीजें अब की बार, एक महत्वपूर्ण बात, एक जो शब्द है जिसे लेकर बहुत लोगों को आपत्तियां होती थी, लेकिन वो शब्द बहुत तेजी से काम करके गया, वो शब्द है राष्ट्रवाद। क्योंकि अब ये तो आप मानेंगे कि जिस तरीके का बहुमत मिला है, और पहले जो कहा जाता था, क्योंकि पूरे चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा अगर बात हुई है वो राष्ट्रवाद पर बात की गई है कि वोट जो है राष्ट्रवाद पर आए। उसके बाद कानून व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा मुद्दा, कितनी बार आप और हमारी उस पर चर्चा भी हुई। आखिर आप देखेंगे बुलडोजर को लेकर निशानेबाजी भी खूब हुई, लेकिन वास्तव में वो बुलडोजर ने जिस तरीके से सफाया किया वो लग रहा है। कैसे देखते हैं आप, और राष्ट्रवाद क्या कहेंगे आप जी? नहीं, देखिए, चुनाव में राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था, ये बड़े मामले रहे, और अगर उत्तर प्रदेश 2022 का वर्णन होगा या कभी भी जब इसको भविष्य में इसके इतिहास को पढ़ा जाएगा संजय जी, तो उसमें वो बिना बुलडोजर के तो वो अधूरा रहेगा। तो देखिए, बुलडोजर के कारण, देखिए यहाँ पे एक चीज, दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी कि एक तो आप काम कैसा कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसका मैसेजिंग कैसा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिस तरह से हुआ कि भाई तमाम निचले स्तर तक ये संकेत पहुंचा कि हाँ भाई, कानून व्यवस्था की स्थिति एक मजबूत सी स्थिति है यहाँ पे। जो चुनाव परिणाम भी आए, अगर मैं देखूं उसको, तो उसके दो हिस्से में देख पा रहा हूँ कि जनता ने एक पक्ष पे काफी ज्यादा विश्वास किया, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इसकी तुलना करूं संजय जी पश्चिम बंगाल के चुनाव से, तो वहां हम लोगों ने देखा कि एक तरह से ममता बनर्जी के वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या में वृद्धि हुई। यहाँ जनता ने दूसरी स्थिति अपनाई। हाँ बिल्कुल। और राहुल भाई, यहाँ वो जो जनता की नब्ज पकड़ने में शायद अखिलेश चुके हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मैं एक चीज ये भी मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, वो काफी एक तरह से परिपक्व हो रही है। एक तरह से मैं इसको लोकतंत्र के लिए कल का ऐतिहासिक मानता हूँ कि देखिए, जो सत्ता पक्ष है उनको काफी, ऐसा नहीं कि उनको बहुमत कम दिया, भाई बहुमत तो 203 में ही हो जा रहा है, आपको 1% बहुमत भी दिया गया, लेकिन एक संकेत भी है कि आप जो है कि और अच्छा करें, वो एक उत्तरदायित्व का भाव भी एक तरह से उनको साथ दिया गया है। और लोकतंत्र में देखिए, विपक्ष बहुत कमजोर भी नहीं होना चाहिए। हमें लग रहा है जनता के मन में ये भी इच्छा थी, क्योंकि देखिए हम लोग अगर देखें अखिलेश को लेके, तो तमाम जो एक तरह से उनके ऊपर जो सबसे बड़ा चीज, अगर मैं इस चुनाव का विश्लेषण करता हूँ, मुद्दे कई सारे मुद्दे थे, जमीन पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कई मुद्दे थे, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया भी, लेकिन जनता ने इस रूप में देखा, क्योंकि वो देखिए 4 साल वो सक्रिय नहीं रहे। आप चुनाव के समय में, आखिरी समय में आप सक्रिय होते हैं, फिर आप उम्मीद करते हैं कि जनता सारे मुद्दों के साथ आपके ऊपर सहमत हो जाए। हम लोग भी जब फील्ड में जा रहे थे, देखिए यहाँ तक कि पश्चिमी जो यूपी के क्षेत्र में जा रहे थे, जहां पे कि किसान आंदोलन का प्रभाव था, किसान नाराज भी थे, लेकिन जो अभी पत्रकार महोदय ने बताया जिस तरह से कि वो उत्तराखंड का वीडियो वायरल हो रहा था, यहाँ पे भी उनसे वार्तालाप करके ये स्थिति निकल रही थी कि हाँ, 1 साल तक नहीं बैठाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन वोट किसको देंगे? वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो एक तरह से वो विश्वास, आखिरी विश्वास है, वो नाराजगी के साथ साथ विश्वास है वो। तो देखिए, मोदी जी, ब्रांड योगी, ये जो एक बड़ा सा चीज है, वो कहीं कहीं लोगों को आखिरी विश्वास देता है। और
इस रूप का कोई तुरुप का पत्ता विपक्ष के पास नहीं। और विपक्ष के पास क्यों नहीं था? क्योंकि विपक्ष देखिए, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मुद्दा पे उठाते हैं, हाथरस की घटना का वर्णन करते हैं, लेकिन आप ट्विटर पर ट्वीट करके आप घर में बैठ जाते हैं। आप घटना स्थल पे आप जाते नहीं है। देश अगर कोरोना के गंभीर संकट से जूझा तो उस समय जनता खोज रही थी आपको, आप निकलते हैं उस समय। तो ये एक बड़ी कमी रही। देखिए, अभी जब हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मामला, प्रधानमंत्री जी जो है गुजरात में आज रोड शो कर रहे हैं। आज से 2 दिन पहले ही आप देखिए कि जो माननीय गृह मंत्री जी हैं वो त्रिपुरा में जो है कि वो फिर से तैयारी में लग गए हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिस्पर्धा को काफी कड़ा किया हुआ है। आप अगर उसमें पार्ट टाइम जैसा कोई कहानी करेंगे तो उसके लिए मौके नहीं है। नहीं, एक और राहुल भाई, क्योंकि अपराधी वाले मामले को लेकर अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी को देखें तो अपराध इसे लेकर बहुत सेंसिटिव जोन बना हुआ था, क्योंकि कानून व्यवस्था और बुलडोजर पर सबकी निगाहें थी। ऐसे में जिस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के आए कि देखेंगे ये बुलडोजर गलत है, वो उस तरीके से, शायद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बना कि लोगों ने सोचा कि यार वास्तव में कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बना। अच्छा, उसके बाद देखिए वो अंसारी जो अब्बास अंसारी का जो बयान आया लास्ट में कि हम तो जो है कि एक तरह से धमकी भरा हुआ बयान था, 30 टोन का बयान था कि सारे अधिकारियों को पहले 6 महीने रोक के रखेंगे, फिर हिसाब किताब लिया जाएगा। हाँ। तो देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपका धमकी नहीं चलेगा, एक संवैधानिक व्यवस्थाओं से चीजें चलती हैं ये। तो इन सब चीजों का नेगेटिव चीज गया। और देखिए, मैं एक चीज बड़ा, जो चूंकि बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में आप डिबेट करा रहे हैं तमाम राज्यों को लेके, जैसे मान के चलिए कि तमाम पार्टियों को, जनता ने, अगर मैं इस पूरे परिणामों को पांचों राज्यों को बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो देखिए, पहले ये पार्टियां, जनता आपके ऊपर विश्वास करती है, लेकिन आप अगर विश्वास पे कहीं से भी खड़े नहीं उतरते हैं तो देखिए, पंजाब उसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण बना है। 2014 में हमें अभी भी याद है कि जब आम आदमी पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें, एक तरह से लोकसभा की सीटें देश भर में लड़ी, तो उस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो टिकटों के लिए जो मारा मारी थी, वो दिल्ली के लिए संजय जी मारा मारी थी कि भाई दिल्ली में सातों पे उनको पूरा भरोसा था कि दिल्ली में कुछ सीटें निकलेंगे, लेकिन अप्रत्याशित तरीके से उनको 4 सीटें उसमें पंजाब से निकली। तो पंजाब कहीं कहीं 2014 से एक विकल्प खोज रहा था, परंपरागत दलों से वो परेशान आ गया। और वो देखिए, इस बार वो आंधी तूफान चल गया। अगर हम लोग देखें 2014 से लेकर अब तक 2022 तक के आम आदमी पार्टी के पंजाब की यात्रा को, तो उसमें हम लोग क्या पाते हैं? उसमें पाते हैं कि देखिए, वो मालवा रीजन में पहले मजबूत थे, माझा और दोआब सेक्शन में उनकी उपस्थिति नहीं थी लगातार परंपरागत तौर पे। लेकिन देखिए, ये आंधी कैसी चली? ये आंधी बिल्कुल कुछ इस रूप में चली कि सीधे सीधे, चाहे माझा हो, दोआब हो, कोई भी सेक्शन हो। अच्छा राहुल भाई, एक और जवाब दे दीजिए क्योंकि आज समय कम है। और एक बात यहाँ और महत्वपूर्ण होती है कि जो छत्रप थे, जो वोटों के बड़े बड़े छत्रप थे कि हम जिधर जाएंगे वोट उधर चला जाएगा, हम जहां रहेंगे वोट वहां आ जाएगा, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, गोवा हो, वो छत्रप साफ, मतलब जनता अब समझ रही है। यानी नहीं, संजय जी बिल्कुल सही। देखिए, क्षेत्रीय छत्रपों को, और वो किसी भी साइड के छत्रप हो जी, चाहे वो जातिवादी छत्रप हो, पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर बैठे हुए भी छत्रप, आप जो सोचिए कि उप मुख्यमंत्री के साथ वो प्रसाद, वहां पे उनकी क्या स्थिति सरातू में हुई। पंजाब में तो देखिए, ऐसे उदाहरणों का पूरा जो है कि वो पूरा उदाहरण ही बना हुआ है। तो हर तरफ हम लोग अगर नजर बुला के देखते हैं तो हर तरफ, हर पक्ष में मिलता है। तो ये देखिए, हमें दिख रहा है कि लोकतंत्र हमारी काफी मजबूत हो रही है, और जनता जो वो काफी परिपक्व होकर फैसला लेती है और हर प्रकार की चीजों का वो प्रयोग करती है। आप मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जब तक उन्हें ये नहीं लगता है संजय जी कि क्या इन मुद्दों का समाधान है। मान लीजिए कि जो आप कोई एक मुद्दा उठा रही है कोई पार्टी, और वो कह रही है कि नहीं, वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही, हम करेंगे, तो वो आप उसको जब तक पूरा का पूरा उसको प्लान नहीं बताएंगे, विश्वास नहीं बनाएंगे, तो वो फिर आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। जी बिल्कुल। ये इस जनादेश में बहुत ही लोकतांत्रिक रूप से बड़ी परिपक्व लोकतंत्र का कल उदाहरण रहा हमारे देश का। ये नहीं बिल्कुल है। मैं राकेश शुक्ला जी, क्योंकि समय कम है, 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे। राकेश जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात क्योंकि राहुल जी ने बोली है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सड़कों पर संघर्ष करने नहीं निकले, लेकिन इसके उलट अगर हम देखें, कांग्रेस से प्रियंका गांधी लगातार सड़कों पर थी, लगातार संघर्ष में थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के जो हालात हैं वो आपके सामने है, उसे लेकर जल्दी से अपनी टिप्पणी दीजिएगा। जी देखिए, आप संघर्ष की बात कर रहे हैं तो ये सही है कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि जो कार्यकर्ता है उसको नेतृत्व पे विश्वास होना चाहिए, और जो जनता है उसे सरकार पे विश्वास होना चाहिए। और जब तक ये संगठन और सरकार के बीच में एक विश्वास मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो रिवाइव करके खड़े नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के
जीत का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह जी ने कहा था कि एक रिजल्ट, एक राज्य का चुनाव खत्म होती हम दूसरे दिन से अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि नतीजे आते ही वो अगले चुनाव में यानी अगले 5 साल की तैयारी में लग जाते हैं, जी। जबकि दूसरे दल इस मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय रहते हैं और चुनाव के दौरान ही सक्रिय होते हैं। संजय जी। बिल्कुल। राजेंद्र जी, 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती अब पंजाब को लेकर है, और खासकर नशा जिसके ऊपर वो चुनाव के अंदर गई है। जी। नहीं, नशा है, धार्मिक मुद्दे भी हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला भी है, जी। किसानों की आत्महत्याओं का इशू भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं। लोग उनका समाधान ईमानदारी से चाहते हैं। ये नहीं है कि आप 2 दल 3 दल हैं और 3-4 बड़े नेता हैं, उन्होंने आपस में पर्दे के पीछे हाथ मिला लिए और लोगों के सामने कुछ अलग तरीके से अपने आप को स्टेज कर रहे हैं और पावर में आ रहे हैं। पार्टी बदल रही है लेकिन सिस्टम नहीं बदल रहा। लोगों ने इसको बड़ी तीव्रता से महसूस किया पंजाब, और इसलिए सिस्टम बदल दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो बड़े नेता हैं, ये इस तरह की परंपरावादी और षड्यंत्रकारी मिलीभगत की राजनीति के जनक है। यही रचयिता है, इसलिए इनको साफ किया जाए। तो ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उनको साफ किया गया है। और आम आदमी पार्टी चूंकि एक विकल्प के रूप में थी, तो लोगों ने देखा कि ये इनका एजेंडा है और ये कुछ नया करके दिखा सकते हैं, इसलिए उन पर भरोसा किया जी। गया। अब आम आदमी पार्टी को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सब कुछ हमने करके हासिल कर लिया। लोगों ने उनको एक प्रयोग के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। अगर वो उस पर खरे नहीं उतरे तो हो सकता है कि पंजाब की जनता दूसरे बदलाव के बारे में विचार करे। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर खरे नहीं उतरे तो फिर विचार दूसरा भी हो सकता है, और बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है। कोहली जी, 1 मिनट मैं आपको भी दे रहा हूं। अब उत्तराखंड में आगे क्या, क्योंकि वहां पर जो एक मिथक है मुख्यमंत्री हराने का, वो इस बार भी चला। बड़े बड़े दिग्गज हार गए, मुख्यमंत्री के चेहरे हार गए। जी जी संजय भाई, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वास्तव में ये हुआ है। और अब जो दूसरा प्रयास है कि ये बात चल रही है कि मुख्यमंत्री भाजपा का अब कौन होगा, ये भी हो रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को ही मौका दिया जाए और कहीं दूसरी सीट से उनको लड़वाया जाए जी। या फिर जो नाम अब चल पड़े हैं सतपाल महाराज और 1-2 नाम और आगे आ रहे हैं कि उनके ऊपर भी बात हो सकती है। तो अब ये भाजपा की अपनी बड़ी दूरदर्शिता के साथ प्लानिंग होती है कि इस मुद्दे को भी कैसे आगे लेके जाया जाए ताकि गुटबाजी की भी नींव ना रखी जा सके कहीं शुरू से ही, और एक अच्छा शासक भी प्रदेश में दिया जाए जो कि सबकी पसंद से हो और प्रदेश विकास की तरफ भी बढ़ सके। तो इसमें यह भी निकल के आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को भी मौका दिया जा सकता है दोबारा से उनको, और कोई सीट निकाल करके वहाँ से चुनाव लड़वा करके, या फिर सतपाल महाराज या धन सिंह रावत, इनका नाम भी आगे आ रहा है जी। तो और बाकी जो अगर इससे जुड़ा हुआ आपका जो सवाल था कि एक मुख्यमंत्री तक हारे हैं, तो प्रदेश की जनता विकास और अन्य मुद्दों पर बात करती है। तो ये लोकल, ये मतलब आपके आसपास जो आपकी सीट है खुद कैंडिडेट की, अगर हम एक प्रत्याशी माने, मुख्यमंत्री ना मान करके उस समय पुष्कर सिंह धामी क्यों हारे, तो वो जो उन्होंने अपने क्षेत्र में हरीश रावत जी भी हारे, कर्नल कोठियाल भी हारे, परिस्थितियां आई जो उनके, जी 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 बिल्कुल। हरीश रावत का हारने का कारण जो मुझे लगता है कि वो अपनी सीट में उनको अन्य अपने भीतर घात जो हुआ है ना, कांग्रेस के जो और कार्यकर्ताओं की तरफ से या अंदर से कहीं से जो हुआ है, उनको हराने में महत्वपूर्ण योगदान मैं कहूंगा कि दिया गया है। चलिए, बिल्कुल इंद्रेश जी, यही बहुत बड़ी बात है कि जो भीतर घात शब्द है, ये सब चीजों को छुपा के चला जाता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जैसे ही भीतर घात बोला तो इसके बाद सब चीज खत्म। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी को 4 राज्यों में शानदार सफलता मिली है, निश्चित ही ये महत्वपूर्ण है बीजेपी की सरकारों के लिए, लेकिन उसके अलावा ये एक बड़ी चुनौती भी है कि जिस चीज के लिए जनता ने मोहर लगाई है उस पर खराबी उतरना है। ये जरूर है कि मोदी और योगी का जो मैजिक है वो चला है। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।